एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पढ़नी है इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कंबशन, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कार्बन कंपाउंड आप जब लेते हो, उसका जब आप कंबशन कराते हो, कंबशन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, आप उसको बर्न कर रहे हो बेसिकली। तो जब भी आप बर्निंग कर रहे हो, तो मैंने आपको पढ़ाया है रिएक्शन हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ होगी। तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? अगर सिर्फ हमारे पास कार्बन है, यानी कि सिर्फ कोल है मान लो हमारे पास, या कोक है, उसको जब आप बर्न करोगे तो सिर्फ CO2 ही बनेगा। अलोंग विद दैट जब भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन होता है तो हीट और लाइट एनर्जी भी हमको मिलती है, विच मीन्स ये चीज भी हम समझ गए कि ये सारी रिएक्शंस नेचर में एक्सोथर्मिक होंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी आप लेते हो तो CO2 और H2O ही प्रोड्यूस होता है। जैसे CH4 हमने यहाँ पर मीथेन लिया हुआ है जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। तो जब हम इसका कंबशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर बिकॉज हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो CO2 के साथ साथ H2O भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, यानी कि H2O वाटर भी यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी तो हमें देखने को मिलेगी ही, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखो C2H5OH ले लिया है। दिस इज अल्कोहल, आपको पता है ये एथेनॉल है। इसका भी जब आप कंबशन करोगे आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो 2 ही प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, CO2 एंड H2O। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि हमें पता है जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बेसिकली अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। तो यहाँ पर सैचुरेटेड में तो सिर्फ एल्केन्स आते हैं और यहाँ पर एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। तो जब भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, आप उनको बर्न करते हो तो कौन सी कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है ये भी पूछा जाता है। देखो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास CO2 एंड H2O ही होंगे गिवन द कंडीशन कि हमारे पास कंप्लीट कंबशन हुआ है। अब ये जो कंबशन होता है ना, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास कंप्लीट, दूसरा होता है हमारे पास इनकम्प्लीट। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो उस केस में CO2 प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बट जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना तो उस केस में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि कंबशन 2 टाइप का है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। जब कंप्लीट होगा तो CO2 गैस ही प्रोड्यूस होगी, बट जब इनकम्प्लीट होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब कंप्लीट कंबशन होगा कब और इनकम्प्लीट कब होगा? कंप्लीट तब होता है जब एक्सेस में एयर प्रेजेंट है। जब एयर एक्सेस में होगी तभी जाके जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी एक्सेस में होगा। बट अगर हमारे पास एयर लिमिटेड है, ठीक है, एयर अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का अमाउंट भी लिमिटेड होगा, तो कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बर्निंग जो है वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो कंप्लीट जो कंबशन है वो तब हो रहा है जब इनफ ऑक्सीजन मिल रही है कंबशन के लिए। जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लिमिटेड एयर में कंबशन हो रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन वो कहलाता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बर्न करते हैं ना तो उस केस में यहाँ पर क्लीन ब्लू फ्लेम हमको मिलती है, ठीक है। ये फ्लेम जो है वो ब्लू कलर की होगी, जैसे जब आप गैस जलाते हो तब आप देखते होगे वहां पर, ठीक है, LPG, तो वहां पर ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है, क्योंकि वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है। क्लीन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई स्मोक नहीं है। जबकि अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करोगे ना तो आपको यहाँ पर येलो सूटी फ्लेम मिलेगी, ठीक है, या फिर सूटी येलो फ्लेम भी आप इसको कह सकते हो।
पहली बात तो फ्लेम का कलर येलो होगा और ये सूटी होगी, ठीक है। ये आपने देखा होगा जब भी सगड़ वगैरह में आग जलाते हैं तो येलो कलर की हमें फ्लेम देखने को मिलती है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा सूट मिलता है। सूट का मतलब है जो अनबर्न्ड कार्बन है, ठीक है, यानी कि इसको हम स्मोक भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्मोकी फ्लेम आ रही है, बहुत ज्यादा स्मोक यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सूट एक्चुअल में क्या है? सूट इज द अनबर्न्ड कार्बन, ऐसा कार्बन जो बर्न नहीं कर पा रहा है, CO2 में चेंज नहीं हो पा रहा है, दैट इज नोन एज सूट, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो भी सूटी फ्लेम, येलो कलर की सूटी फ्लेम हमें दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब हमारे पास ये जो सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन है ना, इसका इनकम्प्लीट कंबशन आप करोगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड के केस में तो आप चाहे कंप्लीट कंबशन करो चाहे इनकम्प्लीट कंबशन करो, आपको येलो सूटी फ्लेम ही मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल C2H4, यहाँ पर जो कार्बन है वो सेटिस्फाइड नहीं है हाइड्रोजन से, क्योंकि आपको पता है इस केस में डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन बच जाता है, जिसको हम सूट कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा ही हमको सूटी फ्लेम मिलती है। जबकि अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं जैसे C2H6, तो यहाँ पर कार्बन का अमाउंट इज लाइक बेसिकली जितना भी कार्बन है ना वो सेटिस्फाइड है कंप्लीटली हाइड्रोजन की वजह से। सो एज कंपेयर्ड टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन का अमाउंट है यहाँ पर कम है, जो कि पूरा बर्न हो जाता है, बट यहाँ पर कार्बन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बर्निंग है वो कंप्लीटली नहीं हो पाती है, अनबर्न्ड कार्बन बच जाता है जिसको हम सूट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सूटी फ्लेम मिलती है। समझ में आया? तो सबसे पहले कंबशन जब भी हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स का, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मेनली मिलेंगे। 2 प्रोडक्ट्स हैं और बाकी हमारे पास एनर्जी है। तो 2 प्रोडक्ट क्या है? CO2 एंड H2O, और इसके अलावा हीट और लाइट एनर्जी हमको यहाँ पर मिलती है। ये हमारी एनर्जी है, दिस इज बेसिकली नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंबशन 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन तब होगा जब इनफ अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस केस में CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। बट जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है यानी कि लिमिटेड एयर है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए हमेशा जब भी सगड़ वगैरह में आग भी जलाई जाती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि घर के अंदर मत जलाओ, बाहर एरिया में जलाओ, क्योंकि बाहर इनफ एयर है, इनफ ऑक्सीजन है, बट घर के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो वहां पर हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। दिस इज हाईली डेडली ऑल्सो, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात करी कि हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं सो इन दैट केस हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है, बट जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब हमें येलो सूटी फ्लेम मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड का चाहे आप कंप्लीट कंबशन करो चाहे आप इनकम्प्लीट कंबशन करो, आपको हमेशा ही येलो सूटी फ्लेम ही मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये कंबशन वाला पार्ट इज क्लियर। अब देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है और बहुत सारी चीजों को जब हम जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये फ्लेम का चक्कर क्या है? ये फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी? फ्लेम सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब कुछ हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगी जब गैसियस सब्सटेंसेस यानी कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो बर्न करेंगे, ठीक है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद अ फ्लेम इन इट इन द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, क्यों? क्योंकि तब तक जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो बर्न कर रहे हैं, बट जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं तो आपने देखा होगा फिर हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो मिल रही होती है, बट फिर कोई फ्लेम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी वॉलेटाइल सब्सटेंस था उसने फ्लेम प्रोड्यूस कर दी, अब वो बर्न आउट हो चुका है, अब कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं बचा। समझ में आया? तो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी? फ्लेम तभी तक प्रोड्यूस होगी जब तक वॉलेटाइल सब्सटेंसेस बर्न करेंगे। क्लियर? फिर हमारे पास कोल और पेट्रोलियम के बारे में भी थोड़ा सा गिवन है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोल की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये मेनली प्लांट से बनता है, ठीक है। जब जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो डेड हो गए, ठीक है, वो मर गए, ठीक है, उसके ऊपर से लेयर बाय लेयर आती गई सैंड और बाकी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, मड वगैरह, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनको मिला, बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर था, तो जिसकी वजह से दे गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फॉसिल फ्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोल।
सो कोल इज द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, फर्न्स एंड द अदर प्लांट्स। तो मेनली प्लांट्स से जो हमें मिल रहा है फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स नहीं है, यहाँ पर प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बरी हुए थे, देन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर ये एक फ्यूल में चेंज हो गए, फॉसिल फ्यूल, जिसको हम कोल कह रहे हैं। ठीक है, दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ऑयल एंड गैस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। ठीक है, जो हमारे पास पेट्रोलियम है या फिर अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो वो हमें कब मिलते हैं, वो हमें मेनली सी से मिलते हैं, क्योंकि ये सी एरिया में जो भी हमारे प्लांट्स थे, जो भी एनिमल्स थे, जब वो डेड हुए, उन पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मिला उनको, तब जाके ये कन्वर्ट हुए, तो ये इसीलिए हमें सी के आसपास ही मिलते हैं। ठीक है, and animals that lived in the sea. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. आपको पता है, बहुत साल से आप ये पढ़ते आ रहे हो, बचपन में भी आपने सुना होगा कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन सल्फर होता है। अब जब भी ये बर्न करता है तो देखो, बर्निंग तो हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ होती है, तो यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा पल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को। सो दीज आर मेजर पल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका जो यूज है वो काफी ज्यादा कम होना चाहिए। इसीलिए काफी ज्यादा इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं कि इनके अलावा हम किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, एज अ फ्यूल हम इनके अलावा किन को यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? दैट वाज कंबशन। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, बाकी बहुत ही सिंपल है। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन है। जब भी आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, यहाँ पर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, पार्शियल की नहीं। ठीक है, जब हम कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक जो अल्कोहल है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एथेनॉल का, C2H5OH। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे यूजिंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि हमारे पास है अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये इनका नाम है। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो अल्कोहल है उसको ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में उतने ही कार्बन होंगे जितने कि अल्कोहल में थे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और, अगर हमने C3H7OH, यानी कि ये क्या है? ये एथेनॉल था, ये हमारे पास प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो जब इस प्रोपेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो आपको पता है CH3CH2COOH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, दैट यू विल बी स्टडीइंग इन क्लास 12। ठीक है, जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये जो अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर हम पार्शियल आधा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। फर्दर वो एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करे हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। ठीक है, तो सेकेंड भी डन। थर्ड हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब ऐड होना, जुड़ना। ठीक है, एक है एडिशन रिएक्शन और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब आप समझ रहे हो, रिप्लेस करना, जगह लेना। ठीक है, और एडिशन का मतलब कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही दिखाते हैं। कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखा सकते, सिर्फ अनसैचुरेटेड ही दिखाएंगे, यानी कि एल्कीन और एल्काइन ही हमको एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहां पर हम बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? दिस इज C2H4 विच इज इथीन। अब ये इथीन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसी एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है,
दिस इज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ही ऐड कर रहे हैं। एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, ये 4 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसके पास थे, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये और आके इसके पास ऐड हो जाएंगे। तो क्लियरली ये जो एल्कीन था ये किस में चेंज हो गया? ये क्लियरली एल्केन में चेंज हो गया। ठीक है, एल्केन में फर्दर क्या मैं हाइड्रोजन को जोड़ सकती हूँ? नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी सैटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन एटम्स। इस कार्बन के पास मैक्सिमम 3 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं एंड सेम गोज विद दिस कार्बन। यहाँ पर हम और जो हाइड्रोजन है उनको ऐड ही नहीं कर सकते। सो हाउ विल एन एल्केन शो एडिशन रिएक्शन? वो नहीं दिखा सकता है ना, एल्कीन दिखा सकता है क्योंकि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर और हाइड्रोजन आ सकते हैं और हाइड्रोजन एडअप हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसको हम कहीं ना कहीं एक सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर हम कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। ये सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो ये बहुत ही हल्के हल्के रिएक्शन होती अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, बट जैसे ही हमने इनका इस्तेमाल करा तो बहुत ही रॉकेट की स्पीड से रिएक्शन होने लग गई। तो बेसिकली स्पीड को बढ़ाने का काम, रेट को बढ़ाने का काम करते हैं ये कैटलिस्ट। सिंपल। सो आई होप यार दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज मैंने कहा कि ये जो एल्काइंस है ये भी एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, तो एल्काइन की भी एक मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली, है ना, C2H2। ये क्या है हमारे पास? दिस इज इथाइन। यहाँ पर देखो जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, अब 2 ही और हाइड्रोजन आ सकते हैं, विच मीन्स ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस में टूटेगा? डबल बॉन्ड में टूटेगा। ठीक है, फर्दर इसमें अगर आप और हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स भी आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये तो थे ही ऑलरेडी यहाँ पर, है ना, तो तब जाके ये वाला जो है ये वापस से फिर एल्केन में चेंज होगा। तो अगर एल्काइन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, एल्काइन में एडिशन रिएक्शन आप दिखा रहे हो तो वो पहले एल्कीन में चेंज होगा, फर्दर उसमें जब आप हाइड्रोजन का एडिशन फिर से करोगे तो जाके वो एक एल्केन में चेंज होगा। क्लियर? तो ये है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। क्या सब्सटेंसेज हैं? ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और खुद ये कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका काम बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल्स का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है उसका क्या यूज है ये भी पूछा जाता है। सो दे आर यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और वी कैन से टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। ठीक है, तो ये एक इसका क्या हो गया? यूज हो गया या फिर एप्लीकेशन हो गया जो कि पूछा जा सकता है। जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? हमारे लिए हार्मफुल हैं। ये चीज MCQs में आ सकती है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट एज वेल। फिर आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे अगर कोई टीचर की वैकेंसी है, बेसिकली कोई टीचर मान लो वो थोड़ी बीमार हो गई, वो कुछ दिन तक नहीं आ सकते, तो उनका सब्स्टिट्यूट आएगा, उनके कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आएंगे, तो दैट इज रिप्लेसमेंट, उनके रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास सिर्फ एल्केन्स ही शो करते हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे ये है मेरे पास, अभी हमने देखा था ना, व्हाट वाज दिस? दिस वाज इथीन। इस इथीन में अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूं या हाइड्रोजन जोड़ दूं तो वो जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और वो चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, वो सब यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। तो ये तो वही रिएक्शन हो गई ना जो अभी पड़ी थी एडिशन वाली, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, दिस इज हाईली रिएक्टिव। कोई भी
एटम की अगर आप रिएक्शन कराओगे या किसी भी कंपाउंड की आप रिएक्शन कराओगे इसके साथ, तो ये जो एटम्स है ना, ये यहाँ पर जाके जुड़ेंगे, ऐड हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि दिस डबल बॉन्ड और दिस ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव। समझ में आया? तो इसीलिए जो एल्कीन्स हैं या एल्काइंस हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखा सकते हैं, वो सिर्फ एडिशन रिएक्शंस ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। जैसे मेरे पास ये है मीथेन, एल्केन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, ये इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फिर आयोडीन के साथ कराओगे तो अलग कंडीशंस होती हैं, वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर इसके अलावा ब्रोमीन के साथ कराओगे तो डार्क में होगी। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, बहुत विग्रस रिएक्शन दिखाता है। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कोई सा भी एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन एटम रिप्लेस कर देगा। देखो मान लो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर खुद आ जाएगा और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन एटम यहाँ पर भी बचेगा, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, IUPAC नेम क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ही क्लोरीन आ गया है। आपको पता है जब भी क्लोरीन आता है तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, वैसे नॉर्मली इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी लिख देते हैं, बट कभी भी IUPAC नेम पूछा जाए तो ये आप मेंशन नहीं कर सकते हो, दिस इज द नॉर्मल जनरल नेम। बट अगर IUPAC नेम पूछा जा रहा है सो दैट इज क्लोरोमीथेन। क्लियर? तो यहाँ पर वही रिएक्शन लिखी हुई है, CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देख ली है। अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? क्योंकि it involves addition of oxygen। ठीक है, कभी भी अगर पूछा जाता है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, तो सिंपली मेंशन करो बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है जो भी हमारी NCERT इंटेक्स एक्सरसाइज का है इस टॉपिक का। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। देखो वेल्डिंग में ना हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब प्रॉपर बर्निंग होगी, जब हम ऑक्सीजन और इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इस केस में प्रोडक्ट प्रॉपरली बनता है एंड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है फॉर वेल्डिंग वो अचीव हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर, तो एयर में कुछ ही तो पोर्शन ऑक्सीजन का होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी। देखो बहुत सारी एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सो एंड सो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी हैं, है ना। तो अगर हमने एयर ले रखी है तो वहां पर कुछ ही पोर्शन ऑक्सीजन का होगा, तो ऑक्सीजन इज बेसिकली लिमिटेड ओवर हियर। तो ऑक्सीजन लिमिटेड है तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, सो इनफ एनर्जी विल नॉट बी रिलीज, जिसकी वजह से वेल्डिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है वो यहाँ पर अचीव नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पर अचीव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है एंड हेंस द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर वेल्डिंग इज अचीव्ड। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सो आई होप यार ये पूरा ही टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले कंबशन पढ़ा, कंबशन दो टाइप का है, एक हमारे पास कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। क्या कंडीशंस हैं देख ली। सैचुरेटेड जब बर्न करेंगे कौन से कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, अनसैचुरेटेड जब बर्न करेंगे कौन से कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सीडेशन में जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अल्कोहल के बाद हमने क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन। सिर्फ अनसैचुरेटेड वाले ही दिखाएंगे, सैचुरेटेड वाले नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो पहले से ही संतुष्ट है, प्रॉपर हाइड्रोजन्स उनके पास है, उन्हें और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, ये रिप्लेसमेंट है जो कि अनसैचुरेटेड शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो भी एटम है वो जाके डायरेक्टली ऐड हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव।
फिर हमने देखा सिर्फ एल्केन्स ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं और यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, जो हाइड्रोजन है उसको दूसरा एटम आके रिप्लेस कर देता है। दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आई होप यार ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय।